अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। आज हम कहानी के अंतर्गत दूसरी कहानी जो है प्रेमचंद की लगी हुई, जिसका नाम है कफन, उसको लेकर चलते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इस कफन कहानी को यूजीसी नेट और हायर यानी यूपीएचईएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात सहायक आचार्य में दोनों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो आइए कफन को देखते हैं। और कफन कहानी प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। तो कफन देखते हैं। ठीक, कफन ये कब आया, इसका सबसे पहले प्रकाशन वर्ष। ठीक, प्रकाशन वर्ष कब आई? 1936 में आई। ठीक, लेखक, अब ये तो औपचारिकता ही है कफन का लेखक लिखवाना, तो लेखक इसके जो हैं प्रेमचंद। ठीक, प्रेमचंद। लेखन दृष्टि क्या रही है इसकी? तो इसकी लेखन दृष्टि रही, क्या रही है, हमने पिछली कहानी में चर्चा की है। तो कफन की जो लेखन दृष्टि रही है यथार्थोन्मुख। ठीक, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद। ठीक, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद। और एक बात ध्यान यहाँ रखनी है कि इस पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव है। ठीक, लेखन दृष्टि तो यहाँ और जोड़ लीजिए कि मार्क्सवाद का भी प्रभाव। ठीक, तो इस पे दो चीज हम देख सकते हैं कि यथार्थोन्मुख आदर्शवाद है इसकी लेखन दृष्टि और मार्क्सवाद का भी प्रभाव है। ठीक है, अब इसमें और हम देख लेते हैं कि इसमें जो परिच्छेद है वो 3 परिच्छेद हैं। ठीक, 3 परिच्छेद में कहानी लिखी गई है। ये कहानी बड़ी रोचक है। ये कहानी घीसू, माधव और बुधिया की है। ठीक, घीसू जो है वो परिवार का मुखिया रहता है और उसका बेटा, क्या नाम उसका, माधव, और उसकी बहू अर्थात माधव की पत्नी बुधिया, इन 3 लोगों की कहानी है ये। तो इसको आपने लिखा, प्रकाशन वर्ष 1936, लेखक प्रेमचंद, लेखन दृष्टि यथार्थोन्मुख आदर्शवाद, मार्क्सवाद का भी प्रभाव है और परिच्छेद इसमें 3 हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसके पात्र को पहले। ठीक, पात्र, तो इसमें पात्र 3 रहते हैं। एक घीसू, ठीक, एक माधव, एक बुधिया। ठीक, कहानी इतनी रोचक है कि ये गरीबी और जो काम चोरी, ऐसे तमाम मुद्दों को दिखाया गया है इसमें। कहानी का प्रारंभ होता है ठंडी के महीने से। ठंडी का महीना है, घीसू और माधव अलाव जल रहा है, उसको ताप रहे हैं। झोपड़ी में, घर में इनकी बहू बुधिया प्रसव वेदना से कराह रही है। यहीं से कहानी शुरू होती है। उसके बाद इसमें जो प्रसंग आगे चलता है तो लगातार उसकी कराह से घीसू कहता है कि जाकर देख ले बुधिया को, क्या हाल है उसका, कैसा है। तो वो फिर जाके कहती है कि, तो कहता है कि आप जो है मैं नहीं देखने जाऊंगा, इनका यही हाल है। फिर कहता है कि अरे ऐसा करोगे तो मर जाएगी, घीसू बोलता है। तो कहते हैं मर ही जाए तो अच्छा है मेरे लिए। तो घीसू कहता है कि अरे तुम ऐसा सोच रहे हो, वो तुम 1 साल तुम इतने खुशी से उसके साथ थे और इसके साथ जो है
तुम ऐसा सोच रहे हो। तो इन लोगों की ऐसी दयनीय स्थिति थी। उसके बाद फिर ये कहानी ना एक मनोवैज्ञानिक शैली की कहानी है। फिर कथा आगे और बढ़ता है तो इनके चोरी के खाने का, ठीक, कि चोरी से कहीं आलू खोद लाना, कहीं मटर चुरा लेना, मतलब कुछ ना कुछ चोरी करके खाने की इनकी बात उसमें अंकित रहती है, कहानी लिखी जाती है। आगे बढ़ ही रही है कि एक प्रसंग आता है कि ठाकुर के यहाँ एक बारात गई रहती है, जहाँ घीसू बताता है कि हमारे यहाँ मतलब बड़ा इतना अच्छा भोजन मैंने कभी जीवन में नहीं किया था। तो वो माधव भी कहता है कि ऐसा हम लोगों को कब मिलेगा, और फिर ऐसे कहानी बढ़ती चली जाती है। जमींदार की, इनके व्यक्तित्व की बात आती है, जहाँ एक बात प्रेमचंद जी लिखते हैं इनके बारे में कि अगर ये साधु होते तो इनके स्वभाव के अनुसार इनको किसी चीज का व्रत नियम नहीं बनाने की जरूरत पड़ती। जैसे लिखते हैं इनके बारे में कि ये जब तक अन्न है घर में काम करने नहीं जाते थे, मतलब लालची प्रवृत्ति के नहीं थे। दूसरा, काम चोर प्रवृत्ति के थे। जैसे जो घीसू काम करता था तो वो बहुत काम नहीं करता था, काम मतलब पैसे ले लेता था, काम करेंगे ढूंढने पे नहीं मिलता था, और वो काम नहीं करता था, ये काम चोर था। जैसे काम जाए दोपहर भर जो काम करेगा तो सिगरेट जो है, एक मतलब कहने का मतलब 1 घंटा काम करे तो 2 घंटे सिगरेट पिए बैठ के, या मतलब बीड़ी पिए, समय बर्बाद करे। इस तरह से इनका जीवन शैली रहती है। फिर ये आलू कहीं से चोरी करके लाए रहते हैं, अलाव ठंडा हो रहा होता है, उसी में डाल के ये लोग, फिर अंतिम में कराह बढ़ जाती है तो वो आलू भुन रही होती है। तो वो कहता है घीसू की जाकर जो है बुधिया उनसे जो है माधव से कि आप जाके उनको देखो, तुम जाके देखो, आप तो नहीं है उसमें, मतलब तुम जाके देखो। तो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मतलब वो इसलिए नहीं जाता कहीं आलू वो चोरी करके घीसू खा न ले, और घीसू भी इसलिए नहीं जाता कि माधव ना खा ले आलू, मतलब उसमें से निकाल के ये चला जाए तो। अच्छा, घीसू का जाने का तो सवाल ही नहीं बनता था, क्योंकि वो ससुर था, तो ससुर जो है कैसे जाए, उसने कहता ही है कि अब जो हमारे सामने घूंघट रखती थी वो हमारे सामने उसके वस्त्र जो अस्त व्यस्त होंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा, वो तुम्हारी मतलब पत्नी है, तुम जाओ। तो वो नहीं जाता है माधव। और फिर कथा ऐसे आगे बढ़ती है, और वो लोग क्या करते हैं, रात में सो जाते हैं उसके दर्द को अनदेखा करके, और मतलब सिकुड़ के, ठंडी का मौसम था, सुबह सो के उठते हैं, जाते हैं, देखते हैं तो वो मर चुकी रहती है। उसके बाद से कहानी का सही रूप शुरू होता है। कहानी आगे बढ़ती है, और फिर ये अब कहते हैं कि कफन मांगने के लिए पैसे तो है नहीं घर में, फिर ये कफन मांगने के लिए, कफन लाने के लिए पैसे मांगने जाते हैं। अब जाते हैं जमींदार के पास जो वहाँ रहता है, सेठ के पास। तो वो उनको मतलब बहुत बोलने के बाद उसको जो है इनको 2 रुपए निकाल के फेंक देता है। इसी तरह बताते हैं कि सेठ जी ने दिया, तो सब कुल मिलाकर इनके पास 5 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये जाते हैं बाजार में, मतलब खूब जो है शराब पीते हैं, उसके बाद खूब भर के खाना खाते हैं, और कफन के लिए मतलब कहते हैं बहुत खराब ले लेंगे, रात में कौन देखता है, क्या देखता है, इस तरह से। और एक बहुत बढ़िया बात की, अगर ये पैसा पहले मिल गया होता तो हम उसकी दवा करवा लेते, एक बात ये इसमें आता है। और उसके अतिरिक्त एक बात ये आती है कि वो कहता है कि घीसू की ये मर के मतलब हम लोगों का पेट भर गई है, कितना पुण्य है। वहीं एक भिखारी को जब खाना देता है तो कहता है कि आप कहना, मतलब उसको आशीर्वाद देना, बेचारी स्वर्ग में जाए और वहाँ सुख करे। तो इस तरह से कथानक, और यहीं पे मतलब समाज की एक तरह से संवेदना को दिखाते हुए कि लोग जो मरने पे आपको दे देते हैं पैसे, वही अगर पहले दे दे तो हो सकता है दवा हो जाए, वो 5 रुपए जो है दवा में काम आ जाए। इसी तरह की तमाम मनोवैज्ञानिक विशेषता को दिखाया गया है। घीसू और जो है उसकी माधव की निर्लज्जता को दिखाया गया, जहाँ एक तरह से समाज को देखो, प्रेमचंद जी के पात्र कभी वो पात्र नहीं है, वो समाज के अंग हैं, उन्हीं तक मत सीमित रखिए, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से कफन खराब ले लेंगे, हल्का ले लेंगे, रात में कौन देखता है, कफन करेंगे ही क्या, इस तरह से खाते पीते वो पैसा सब खत्म हो जाता है और कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो ये है कफन कहानी, जो घीसू, माधव और बुधिया पर केंद्रित है। ठीक है,
तो जिसको अपनी पत्नी से फर्क नहीं पड़ता, जिसे अपने पिता, सब एक दूसरे को जो है लालच और निर्लज्जता, कायरता, कामचोरी, ऐसे तमाम चीज़ें इसमें वर्णित हैं। तो आइए हम देखते हैं, आगे चलते हैं। पात्र देख लिए, पात्र के बाद थोड़ा सा वर्ण विषय कथानक हम देख लेते हैं। तो वर्ण विषय ही लिख लीजिए, कहानी आपको बता ही दिए कि कफन कहानी के माध्यम से, कफन कहानी में, कफन कहानी में घीसू व माधव के माध्यम से प्रेमचंद जी ने गरीब व जमींदार वर्ग की विषमता का चित्रण किया है। साथ ही स्त्री के प्रति संवेदनहीनता भी दिखती है। संवेदनहीनता भी दिखती है। ठीक। और तो हमें कहानी के मामले में यही समझना है। हमने आपको कथानक बहुत अच्छे से समझा ही दिया, कोई ज़रूरत इसमें और विशेष पूछने की है नहीं। आगे हम बढ़ते हैं और कुछ विशेष तथ्य इसमें स्थापनाएं देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में ये बहुत एक मील का पत्थर कहानी है। ठीक। तो कहानी पढ़िए आप ज़रूर एक बार, मेरी ये ऐसी आपसे जो है विनती है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। वाकई बहुत अच्छी कहानी है। ठीक। तो अब हम देखने जा रहे हैं एक कहानी की स्थापनाएं। ठीक। पहला, सामाजिक मान्यताओं की विद्रोहात्मकता का भाव। ठीक। सामाजिक मान्यताओं के प्रति विद्रोहात्मकता का भाव। कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत है गरीब लोगों को। तो इस तरह से ये भी मतलब कि जो कफन वफन मंगाना पड़ता है, खर्च होता है, कि जिंदे में कपड़ा पहनने को नहीं मिलता और मरने पे कफन मिलता है नया, तो ये भी एक प्रसंग आता है इसमें। ठीक। आगे हम देख लेते हैं कि शोषण और गरीबी से उत्पन्न शोषण और गरीबी से उत्पन्न अकर्मण्यता और शोषण और गरीबी से उत्पन्न अकर्मण्यता और लापरवाही का चित्रण। ठीक। अगला, तीसरा,
घीसू माधव के अकर्मण्य मन की गुत्थियों का और उनकी भावनाओं का चित्रण। ठीक, घीसू माधव घीसू और माधव की अकर्मण्य घीसू माधव के अकर्मण्य मन की गुत्थियों घीसू और माधव के अकर्मण्य मन की गुत्थियों और उनकी भावनाओं का चित्रण और उनकी भावनाओं का चित्रण। ठीक, घीसू और माधव के अकर्मण्य मन की गुत्थियों और उनकी भावनाओं का चित्रण। ठीक, सामाजिक मान्यताओं के प्रति विद्रोहात्मकता का भाव, शोषण और गरीबी के उत्पन्न अकर्मण्यता और लापरवाही का चित्रण। घीसू और माधव के अकर्मण्य मन की गुत्थी और उनकी भावनाओं का चित्रण। ठीक, आगे हम देखते हैं अमानवीयता और संवेदन शून्यता की कहानी। ठीक, ये चौथा है। तो अमानवीयता एवं संवेदन हीनता की कहानी। ठीक है, अमानवीयता एवं संवेदनहीनता की कहानी। अगला हम देखते हैं शोषण और गरीबी से उत्पन्न लापरवाही का चित्रण। ठीक, शोषण और गरीबी से उत्पन्न लापरवाही का चित्रण। ठीक है, चित्रण। अगला अच्छा, कफन को आप जानते कि एक इनका संग्रह भी, मतलब कफन कहानी तो है, इनका संग्रह भी है, ये भी आप जानते रहिएगा। तो कफन संग्रह भी अंतिम संग्रह है और कफन कहानी भी अंतिम कहानी है। ठीक, तो आगे इसे यानी कफन को आधुनिक बोध की पहली कहानी माना जाता है। ठीक, और कुछ विद्वान इसे प्रगतिवादी कहानी भी कहते हैं, तो वो तो खैर है ही है, क्योंकि 36 में प्रगतिशील समाज की स्थापना हो गई थी। तो अब हम देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण संवाद जो इस कहानी में आए हैं, उसके बाद हम विद्वानों का मत देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं संवाद क्या है कि
अगर दोनों साधु होते, पहला, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संकल्प एवं संतोष एवं धैर्य के लिए, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष एवं धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। संयम एवं नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। ठीक, उन्हें बिल्कुल जरूरत ना होती। अब ये हो गया। अगला हम देखते हैं कि हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से ज़्यादा, हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से ज़्यादा विचारवान था। विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले, बस इतना ही जान लीजिए कि हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से ज़्यादा विचारवान था। तो ये दो देख लीजिए और भी आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, साधु होते तो उन्हें संतोष एवं धैर्य के लिए संयम एवं नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। और हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से ज़्यादा विचारवान था। ठीक, दो वाक्य ये हो गए। आगे घर में तो पैसा ऐसे गायब था जैसे, घर में पैसा ऐसे गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। जैसे चील के घोंसले में मांस। ठीक, घर में तो पैसा ऐसे गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। आगे देख लेते हैं। कैसा बुरा रिवाज है। कैसा बुरा रिवाज है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने के लिए, रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने के लिए
कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। जिसे ढाकने को चीथड़ा ना मिले, चीथड़ा ना मिले, उसे मरने के बाद या मरने पर है शायद, मरने पर नया कफन चाहिए, नया कफन चाहिए। ठीक, ये है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने के को चीथड़ा न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। ठीक है, ठीक है। घर में तो पैसा ऐसे गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। और कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने के लिए चीथड़ा ना मिले, उसे मरने के बाद कफन नया। तो ये इस तरह से इसमें पंक्ति है। और एक और देख लेते हैं कि ये अगला है चौथा सा पांचवा। घीसू का कथन है कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा। ठीक, घीसू कह रहा है ये। आगे श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। ठीक, श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। अस्थिरता नशे की खासियत है। ठीक है, श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। ठीक, दुख और निराशा का दौरा हुआ। ठीक है ना। और इसमें एक गीत आती है कि ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। ये गीत भी इसमें आता है, तो लिख लीजिए ऐसे गीत करके कि ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। ठीक, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। बस
इतना ही हम देखेंगे। उसके बाद इसमें और महत्वपूर्ण विद्वानों के मत भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, इसमें अंतिम में गीत गाते हुए वो लोग निकल जाते हैं। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो उसे क्या पुण्य नहीं होगा, मतलब वो खाने पीने के बाद जब दारू शराब खा पी के एकदम, तो दोनों आपस में बात करते हैं, तो घीसू कहता है कि क्या जो है हम खा रहे हैं तो उसे पुण्य नहीं होगा। श्रद्धालु का यह रंग तुरंत ही बदल गया, अस्थिरता नशे की खासियत है, दुख और निराशा का दौरा हुआ। ये सब इसी की पंक्तियां हैं, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं विद्वानों के मत। ठीक है, तो विद्वानों के मत। पहला ये है कि कफन कल्पना की उड़ान की कहानी है। कफन कल्पना के उड़ान की कहानी है। कफन कल्पना के उड़ान की कहानी है। ये बहुत ही सुपर मोस्ट पंक्ति है, ठीक है। ये शुक्ल जी कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल, ठीक। कफन कल्पना के उड़ान की कहानी है। दूसरा, कफन हृदय स्तब्धता या विजड़ित संवेदना की कहानी है, ठीक। कफन हृदय स्तब्धता या विजड़ित संवेदना की कहानी है। कफन हृदय स्तब्धता व विजड़ित कफन हृदय स्तब्धता व विजड़ित संवेदना की कहानी है। ठीक, ये कौन कह रहा है? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, ठीक। अगला, हम देख रहे हैं कि कफन में गरीबी और मनुष्यता की लड़ाई में मनुष्यता हार गई। कफन में गरीबी व मनुष्यता की लड़ाई में मनुष्यता हार गई। मनुष्यता हार गई। ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है राम स्वरूप चतुर्वेदी की। राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक, चतुर्वेदी। हमने 3 पंक्तियां देखी कि कफन कल्पना के उड़ान की कहानी है, रामचंद्र शुक्ल कहा है। कफन हृदय स्तब्धता व विजड़ित संवेदना की कहानी है, राजेंद्र यादव ने कहा है। कफन में गरीबी व मनुष्यता की लड़ाई में मनुष्यता हार गई, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, ठीक है। आगे हम एक बच्चन सिंह की उक्ति देख लेते हैं। यह उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि यह उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध
हुई, बल्कि यह उनके जीवन का एक कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं, उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं, और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई है, और विश्वासों का कथन, विश्वासों का भी कफन, विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई है। ठीक है, ये किसने कहा? तो ये बच्चन सिंह ने कहा, बच्चन सिंह। यह उनके जीवन का ही नहीं कफन, वह उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई। ये बच्चन सिंह की उक्ति है। ठीक है, आगे एक और इंद्रनाथ मदान का देख लेते हैं। इसमें तो नहीं आएगा, कई कफन है, मतलब कई बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे अब एक हम इंद्रनाथ मदान का देख लेते हैं। ठीक, इंद्रनाथ मदान कहते हैं कि कहानी जिस सत्य को उजागर करती है, कहानी जिस सत्य को उजागर करती है, कहानी जिस सत्य को उजागर करती है, वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता, तथ्य से मेल नहीं खाता। कहानी जिस सत्य को उजागर करती है वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता। कफन प्रेमचंद की जिंदगी के उस बिंदु से जुड़ी हुई है, कफन प्रेमचंद की जिंदगी के, कफन प्रेमचंद की जिंदगी के उस बिंदु से जुड़ी हुई है, उस बिंदु से जुड़ी हुई है। कफन प्रेमचंद की उस जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है, प्रेमचंद की जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है, जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता। ठीक है, जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता, बहुत मोस्ट है। इंद्रनाथ मदान। ठीक है, तो इंद्रनाथ मदान का है ये। तो इस तरह से बस यही आप लिख लिए होंगे और लिख लीजिए। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन यहीं पर समाप्त होती है। इतना पर्याप्त है पूछने का, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला इसमें, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी, दो कहानी हम देख चुके हैं। एक का नाम दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पे 1907 में आई थी, और जो पहले जो है जमाना पत्रिका में छपी, बाद में सोजे वतन में छपी,
और ये कफन 1936 में आई और ये कफन एक संग्रह भी है। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की दो कहानियों को हम देख चुके हैं। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी शब्द मुंशी दया नारायण निगम का है, तो एक कन्फ्यूजन के साथ मुंशी प्रेमचंद हो गए। क्या आपको ये रोचक तथ्य पता है? पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं पता है तो ध्यान दीजिए कि मुंशी दया नारायण निगम और जो है प्रेमचंद एक साथ पत्रिका का संपादन करते थे। तो अब मुंशी दया नारायण निगम और प्रेमचंद लिखना संभव नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता था। तो मुंशी, उनका मुंशी दया नारायण निगम का मुंशी और प्रेमचंद बाद में, चूंकि दया नारायण निगम सीनियर थे, ये जूनियर थे, तो मुंशी पहले प्रेमचंद बाद में लिखा जाता था। तो वो मुंशी प्रेमचंद होते होते मुंशी इन्हीं के साथ जुड़ता चला गया और ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से रूढ़ हो गया। तो इस तरह से ये मुंशी प्रेमचंद के पीछे की कहानी है। ना इनकी कोई पदवी है, ना कोई उपनाम है मुंशी, बस मुंशी मुंशी हो गए। तो यहीं पे हम कहानी कफन समाप्त करते हैं। यूपीएचएससी और हायर में लगा हुआ है। दूसरी कहानी अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगली कहानी, दो कहानी प्रेमचंद की देख चुके हैं, अगली कहानी है कानों में कंगना, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, और आप लोग पढ़ते रहिए।